हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो तैयार हो आप सभी मेरे साथ क्लास लेने के लिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप भी बोर ना हो और आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस पहली वाली वीडियो में, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, लेक्चर 1 में हमने कॉजेस कवर किए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशियो रिलीजियस। लेक्चर 2 में हमने कॉजेस कवर किए, मिलिट्री कॉजेस, फिर इमीडिएट कॉजेस, और इसमें हमने इवेंट को भी देख लिया था। आज इस लेक्चर नंबर 3 में कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, प्लस लिमिटेशन और नेचर, ये 3 चीजें कवर करेंगे बच्चों। ये 3 चीजें कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 और लास्ट इस चैप्टर का भी। अच्छा, जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो A4 साइज आपको शीट दी है मैंने, उसके प्रिंट आउट निकलवा लो और उन्हें बार बार लेक्चर देख के रिवाइज कर लो। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब वो सारी चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, क्या इसके परिणाम हुए, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। जो ये रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भारत के लोगों का, इसको समझना जरा समझाता हूं मैं आपको। 1757 से लेकर के 1857 जितनी भी पॉलिसीज थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इंडिया में इंप्लीमेंट करते थे। अब आप समझना, जैसे जियो की कंपनी है, जियो, ये नेपाल में गई और नेपाल में जाकर के इसने नेपाल के एरिया को कैप्चर कर दिया और ये वहां पे रूल करने लग गई। तो जब हमारी कंट्री को ये पता लगा कि इस जियो की कंपनी ने नेपाल में जाकर के वहां तख्ता पलट कर दिया, वहां के किसानों को परेशान किया, वहां से इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है जियो की कंपनी को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इस कंपनी को हो, क्योंकि कंपनी हमारे अंडर में, इसको खत्म करो ना और सीधा सीधा यहां पर क्या कर दो, इंडिया का रूल एस्टेब्लिश कर दो। अरे भैया, जियो की कंपनी ने कैप्चर किया ना नेपाल को, तो बोले जियो कंपनी किसकी है, हमारी कंपनी को हटाओ, इंडिया का रूल एस्टेब्लिश करो, ताकि ये जो कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है ये किसे मिले, इंडिया को मिले। बस सेम कंडीशन हुई 1857 के रिवोल्ट के बाद कि कंपनी के रूल को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। कंपनी कहां की थी, ब्रिटेन की, यानी कि इंग्लैंड की। तो अब इंडिया को कैप्चर, मतलब अब इंडिया को गवर्न कौन करेगा, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, यानी कि इंग्लैंड के राजा। ये बात समझ में आ गई। पहला परिणाम, मतलब अब तक कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही थी और अब एक्सप्लॉइट कौन करेगा, ब्रिटेन का क्राउन, यानी कि ब्रिटेन के राजा, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट। अब कंपनी नहीं करेगी, अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट करेगी। द गवर्नर जनरल इन इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वाइसराय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल की पोस्ट मैंने आपको बताई थी वो अब चेंज करके क्या कर दी गई, वाइसराय कर दी गई, और इंडिया का पहला वाइसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ये फैक्चुअल डाटा है, इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना, एमसीक्यू पूछा जाएगा यहां से। तो दिस वाज द मैन, लॉर्ड कैनिंग साहब, this was the man, Lord Canning. Please remember this point. Lord Canning was the first viceroy of India, and when the name called Governor General renamed as a viceroy after 1857. Please याद रखिएगा।
पहला परिणाम, पहला कंजुगेंस रिजल्ट समझ में आ गया बेटा? पहला रिजल्ट समझ में आ गया? पहला रिजल्ट समझ में आ गया बेटा? दूसरा रिजल्ट, अब क्योंकि इस रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े हैं, याद करो खान बहादुर खान मुस्लिम में बरेली से लीड कर रहे थे, याद करो। इस देश में, इंडिया, हमारे इस देश में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी थी बेटा, और इस यूनिटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़ा। क्यों तोड़ा? अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए। और याद रखिए, इस यूनिटी को हमेशा गवर्नमेंट ही तोड़ती है, अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए। पता नहीं कब समझेंगे इस देश के लोग कि यूनिटी हिंदू और मुस्लिम की बहुत जरूरी है इस देश में। और ये भी नहीं समझ पाते भारत देश के लोग कि गवर्नमेंट इसका यूज करती है अपना इंटरेस्ट बचाए रखने के लिए। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों? क्योंकि इस रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ लड़े थे। As both Hindus and Muslims had participated in the revolt, the British began to follow the policy of divide and rule. इसको फर्दर आगे जाकर के 1905 में लॉर्ड कर्जन अप्लाई भी करेगा। क्लियर है? तो ये इसका परिणाम है रिवोल्ट का। They not only created a rift between the Hindus and the Muslim, but also between caste and various groups. अब यहां से कास्ट और ग्रुप के अंदर भी हिंदू और मुस्लिम को पहले डिवाइड करा, फिर हिंदुओं को कास्ट में, ग्रुप में डिवाइड हुआ। ठीक है? तो पहला परिणाम क्या था? एंड ऑफ कंपनी रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सेकंड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। थर्ड, रिवोल्ट में सबसे ज्यादा कौन थी पार्टिसिपेट करने वाली? आर्मी। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? इंडियंस। तब क्या करो, इंडियंस को कम कर दो आर्मी से, ताकि रिवोल्ट दोबारा से ऐसा ना हो पाए। द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया was increased. European soldiers were posted in key strategic location. Artillery was placed under British control. Discrimination on the basis of caste, reason, and religion were practiced in recruitment of soldiers in the army to prevent another anti-British uprising. Newspaper, general, and nationalist publications were prevented from reaching the soldiers to avoid any kind of mutiny. याद करो, जब मैं आपको मिलिट्री कोर्स पढ़ा रहा था तो मिलिट्री में सबसे ज्यादा कौन है? इंडियंस। और इन इंडियंस को लेस पे किया जा रहा था, फैसिलिटीज कम थी, तो इन्होंने क्या कर दिया था इनके अगेंस्ट? रिवोल्ट। और अब इस रिवोल्ट को होने से क्या करना है? बचाना है। तो जब इस रिवोल्ट को होने से बचाना है तो इनका नंबर क्या कर दो? लेस कर दो, और उसके नंबर पे ज्यादा क्या कर दो? ब्रिटिश ट्रूप। और कोई खबर इन ट्रूप्स तक ना पहुंच पाए, इंडियन ट्रूप्स तक, जिसकी वजह से इनको न्यूज़पेपर, जनरल से क्या रखा गया? दूर रखा गया। इन चेंजेस को अच्छे से याद कर लेना बेटा, इन चेंजेस को अच्छे से याद कर लेना बच्चों। ठीक है? अगेन याद करते रहेंगे पीछे का, आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ, ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड ऑफ द कंपनी रूल, पहला, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय। क्लियर? दूसरा, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, क्योंकि बहुत हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे। ठीक है? थर्ड, चेंजेस इन आर्मी स्ट्रक्चर। फोर्थ, क्योंकि अब यहां इंडिया के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? नेशनलिज्म। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स ब्रूटल सप्रेशन बाय द ब्रिटिश पेव द वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इतनी बुरी तरीके से रिवोल्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाया, इतने तरीके, बहुत तरीके अपनाए, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को जेल भेजा गया, बहुत लोगों की पिटाई करी गई। अब एक्चुअल में ये पहला स्टेप, देखो जीवन में पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। जीवन में डर हटाओ और स्टेप लो, आगे बढ़ो, रिस्क लो। अब यहां 1857 में भारतीयों ने पहली बार रिस्क लिया, लोगों में हिम्मत आई, जिसकी वजह से अगले 90 सालों में देश आजाद हो गया। तो लोगों में राष्ट्रवाद पैदा हो गया, नेशनलिज्म बढ़ गया।
द हीरोइक स्ट्रगल ऑफ द इंडियन लीडर्स सच एस रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे continued to inspire millions of Indians to fight against the British rule in India. तो पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है जीवन में। अब पहला स्टेप लीजिए, फिर देखी जाएगी, जो होना देखा जाएगा। अब पहला स्टेप लो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो कि ये जो नेशनलिज्म है 1857 में जो इमर्ज हुआ, 1947 में एक देश को इंडिपेंडेंट करवाएगा। इस देश को क्या करवाएगा, इंडिपेंडेंट करवाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। पहला याद करो, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। थर्ड, चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी। फोर्थ, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, चारों बहुत है, बहुत है, बहुत है। अगला, इस 1857 के रिवोल्ट में क्या कमी रह गई कि हमारी जो आजादी है वो 1857 में नहीं मिल पाई। इसके लिए हमको 90 साल और इंतजार करना पड़ा। क्या लिमिटेशंस थी? तो लिमिटेशन को कहां से समझा जा सकता है? जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने मैप प्रोवाइड करा था, उस मैप में सारी लोकेशंस ऊपर की थी। साउथ इंडिया ने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया। सबसे पहली कमी, द रिवोल्ट वाज नॉट वाइड स्प्रेड इन नेचर। The western, eastern and southern part of India remained unaffected by the revolt. The English received the help of the soldiers of the Rajputana, Punjab, Sindh in crushing the revolt. पहला ड्रॉबैक है ये। ड्रॉबैक ये था कि इस रिवोल्ट में नॉर्थ इंडिया के पार्टिसिपेशन के अलावा ना तो साउथ ने पार्टिसिपेट किया, ना तो ईस्ट ने, ना तो वेस्ट ने। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी के जो राजपुताना सोल्जर्स थे, पंजाबी सोल्जर्स थे, इन्होंने इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की क्या करी, हेल्प करी। बेटा बहुत ध्यान सुनना। अब तुम बोलोगे कि इन्होंने देशद्रोह किया, नहीं बेटा, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। ठीक है। दूसरा, द इंडियन रेबल्स वर नॉट आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन, दे लैक्ड इन organization and planning. On the contrary, the English soldiers were armed with modern weapons and ammunition. बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी लीडर के ये रिवोल्ट भारतीयों ने किया, जहां पर भारतीयों को एक अच्छे वेपन भी नहीं मिले। इनके पास अच्छे वेपन नहीं थे, और क्योंकि इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, जिसकी वजह से हम भारतीय लोग, हम इंडियंस इस रिवोल्ट को क्या नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं बना पाए। Many rulers did not participate in revolt. The Sindhyas of Gwalior, Nizam of Hyderabad, the Holkars of Indore and the rulers of Patiala remained unaffected by the revolt. ये बहुत सारे रूलर्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मिलता था, प्रॉफिट मिलता था। Many जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स did not support the uprising of 1857, क्योंकि कुछ जमींदार जो थे, याद करो, ये हायर बिडर हुआ करते थे, जो कि कंपनी को प्रॉफिट कमा के देते थे, और कंपनी इनको एवज में, उसके बदले में बहुत सारे गिफ्ट दिया करती थी, बहुत सारे प्रॉफिट दिया करती थी मनी लैंडर्स को। ठीक है। Many section of the educated Indians did not support the revolt as they believed that Indian could be modernized only under the British rules. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि जो इंडियन कस्टम्स हैं ये बहुत बैकवर्ड है, जैसे सती कस्टम वगैरह, ये बहुत बैकवर्ड कस्टम्स है, ये कस्टम आज होने नहीं चाहिए। इंडिया मॉडर्नाइज हो सकता है केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं सोचना उनका सही भी था, कहीं कहीं चीजें उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इतना सप्रेशन हमें नहीं झेलना था इतने सालों तक। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हैं बेटा, इन चीजों को याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, पक्का पक्का याद कर लीजिएगा इनको अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगेन ये नेचर समझते हैं इसका, कि इसका नेचर कैसा था, कि इसका नेचर कैसा था। ठीक है, नेचर ऑफ द रिवोल्ट प्लीज याद रखना बेटा, नेचर। ठीक है, यहां से ज्यादा सवाल नहीं आते। अ रिवोल्ट इज एन अपराइजिंग अकर बिकॉज ऑफ द, इसको हटा लेता हूं। A revolt is an uprising which occur because of the unjust or unfair policies of the rulers. Many historians have written about the nature of the revolt.
ठीक है, मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो रिवोल्ट था ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि जो पॉलिसीज थी वो बहुत अनफेयर थी, पॉलिसीज बेटर नहीं थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे आपको याद रखना है वीर सावरकर नगर कह रहा हूँ, एक्चुअली में जहां मैं रहता हूँ ना वहां एक एरिया है इन्हीं के नाम से, वीर सावरकर नगर। ठीक है, तो वीर सावरकर टर्म द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये याद रखना किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था बेटा, वीर सावरकर ने। ठीक है, कि ये जो रिवोल्ट था 1857 का ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। अकॉर्डिंग टू हिम द रिवोल्ट वाज नॉट लिमिटेड टू ओनली द इंडियन सेपॉय as many peasant जमींदार एंड रूलर्स participated in the revolt। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो 1857 का रिवोल्ट है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। याद रखना है आपको किसने कहा, एमसीक्यू में आएगा। और इनके अकॉर्डिंग इसमें केवल भारतीय सिपाहियों ने नहीं बल्कि किसानों ने भी पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया। ये नेचर बता रहा है। ठीक है, इसमें आपको जो अलग अलग लोगों ने टिप्पणी करी है, अलग अलग लोगों ने कमेंट करा है, उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मोस्ट ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक पीई रॉबर्ट्स दिस रिवोल्ट वाज प्योरली अ मिलिट्री रिवोल्ट which was mainly fought by the Indian sepoys. However, according to many Indian historians, the revolt was more of a national uprising against the unjust and selfish policies of the British rulers। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इस पर कमेंट है, आपको इतनी ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। नेचर में केवल आप वीर सावरकर जी को याद रख लीजिएगा, इन पर सवाल पूछा जाता है, बाकी इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या इसका नेचर है कैसा। ठीक है, इतनी चीजें आपको ना मेरे हैंडआउट में मिली होंगी बेटा। मेरे हैंडआउट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इन हैंडआउट्स को आप वहां पे जाके डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे इन लेक्चर्स के बाद आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल मेरे इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिए, देन आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज से आपकी पूरी 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी हो जाएगी। किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, एक बार बिलीव करके देखो, आपको मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आप मेरे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सके। थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में जो सिलेबस आईसीएसई ने दिया था इसकी सारी चीजें मैंने देखो कवर करा दी है। कॉजेस पढ़ा दिए मैंने, इवेंट पढ़ा दिए मैंने आपको। ठीक है, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेक्चर लेने के बाद आई होगी। रिवाइज करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जहां हम और बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा।